जो राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारने को तैयार थे, उनसे सनातन के लिए क्या उम्मीद रखना। चुनाव हो गया तो चंदन भी लगाएंगे, चंदन क्या लगाएंगे, माथा भी टेकेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो हिंदू हो गए या हिंदू धर्म में उनका विश्वास आ गया। तो जितना विश्वास उनका हिंदू धर्म में ही है, उतना ही विश्वास देश की जनता का राहुल गांधी में है। लव और लैंड जिहाद प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा पिछले कुछ समय में दिखा है। अब अखिलेश जी जिस दिन सर्टिफिकेट बांटने लग गए कि अच्छा क्या है और बेकार क्या है, और हम उनसे सर्टिफिकेट लेने लगे, मुझे लगता है राजनीति छोड़नी पड़ेगी। अखिलेश जी हैं, पिताजी थे, दे गए गद्दी, उनको चीफ मिनिस्टर बना गए, अब जीवन में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। देखिए, अगर मम्मी से लॉलीपॉप की जिद करी होती तो वो तो मिल सकता है, लेकिन ये देश की जनता है, यहाँ जिद नहीं चलती। मुझे लगता है अभी तक जितनी मज़ारें, अवैध मज़ारें जो सरकारी ज़मीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा बनाई गई थी, उसको ढाने का जो काम धामी जी ने किया है, मुझे लगता है किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। हम बिल्कुल एक हैं और इसलिए बिल्कुल सेफ हैं। अरे भाई, तुम आज पूरा है, मतलब आज मेरा ही ग्रिलिंग सेशन करके जाओगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी केदारनाथ में है उपचुनाव को लेकर। उपचुनाव में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर कही जा रही है। ऐसे में जिस तरीके से तमाम लोगों की राय जानने के बाद अब हम तमाम नेताओं की भी राय जान रहे हैं, उसी कड़ी में हम पहुंचे हैं इस वक्त नेहा जोशी के पास और उनसे ही जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में और किस तरीके की तैयारी बीजेपी की है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कौन से मुद्दे वो होंगे जो जनता के बीच आप लोग लेकर जाएंगे वोट मांगने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती आ रही है और ये चुनाव बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो काम मोदी जी ने पिछले 11 सालों में किए हैं और जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों में उत्तराखंड में किए हैं, और खासकर इस केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर आ पा रहे हैं, चाहे वो सड़कों के काम हो, चाहे वो जो एमिनिटीज़ होती हैं यात्रा रूट पे उसके काम हो, चाहे जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनकी सुविधाओं के लिए काम हो, ये सारे काम हम एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ खासकर हमारी जो मातृशक्ति है, क्योंकि आपको पता है पहाड़ की जो एक रीढ़ की हड्डी होती है वो महिलाएं होती हैं, तो महिलाओं के बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के काम हुए हैं उनको लेकर हम बीच में जा रहे हैं जनता के, और एक अभूतपूर्व समर्थन हमें उनका मिल रहा है। लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि केदारनाथ यात्रा को लेकर, शिला को लेकर, उस पर फिर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, चुनाव है, विपक्ष में कांग्रेस बैठी है और कई सालों से बैठी है और आगे भी कई सालों तक विपक्ष में ही बैठने की उम्मीद है, तो जाहिर है कि आरोप लगाना के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड पे जाकर आप तथ्य खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल की तुलना में 3 लाख और यात्री इस बार यात्रा करने के लिए आए, और बिज़नेस भी अगर मैं वॉल्यूम के तौर पे देखूं तो बहुत बढ़ा है इस बार, क्योंकि फिर से एक आपदा का दंश इस क्षेत्र ने झेला, तो उस कारण कुछ कठिनाई ज़रूर हो सकती है, लेकिन उस कठिनाई में भी हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री सब यहाँ जनता के बीच में खड़े थे, जबकि कांग्रेस के नेता यहाँ से नदारद थे, वो तो कोई यात्रा चला रहे थे उस बीच भी। तो ये सारी चीज़ें जो जनता की अदालत में साफ हैं, और गाँव-गाँव जब हम घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का विचार भी जो है और विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शैला रानी जी एक बहुत लंबी लकीर खींच के गई हैं और एक महिला को ही चुना है पार्टी ने फिर से, जिन्होंने एक चिरपरिचित चेहरा इस क्षेत्र के लिए है, नया नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को जीतने में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहा कि तीर्थयात्री बढ़े हैं पिछले 11 सालों में, तो ये किस पिछले साल की तुलना में भी बिल्कुल, तो ये किस वजह से संभव हुआ? तीर्थयात्री क्यों इतना बढ़े? देखिए, जाहिर है कि एक्सेस जो होता है किसी भी जगह के लिए, हम ही जब पहले केदारनाथ जी के दर्शन करने आते थे तो देहरादून से गुप्त काशी फाटा पहुंचने में ही ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता था। आज आप 6 घंटे में मैक्सिमम ये यात्रा तय कर सकते हैं। जो यात्रा मार्ग बना है, पैदल यात्रा मार्ग है, वो भी सुगम करने की कोशिश की गई है। वहाँ पर जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनको अच्छा करने की कोशिश किया गया है। जो होम स्टे योजना के अंतर्गत आप देखेंगे, पहले सिर्फ होटल एक विकल्प होता था,
आज होम स्टेज के द्वारा छोटे छोटे होम स्टेज हमारे जो इस रूट पे भाई हैं जो रहते हैं उन्होंने अपने चलाए हैं। प्रसाद योजना की अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो हैं, अभी मैं एक गांव से होकर आ रही हूं, वहाँ स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाखों का कारोबार, और ये टोटल वॉल्यूम करोड़ों में है, लाखों का कारोबार गाँव में बैठी महिलाएं प्रसाद योजना के वो चौलाई के लड्डू और ये सब बना के कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए, और एक अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं जो मोदी जी की एक आस्था का केंद्र भी बाबा केदार रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ आके उत्तराखंड को सम्मान दिया, उसका भी एक मैसेज गया है। और कई लोग मुझे क्योंकि खुद बोलते हैं कि हमें उत्तराखंड में बाबा केदार के दर्शन करने आ रहा है, हमने मोदी जी को वहाँ आते हुए देखा है, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक प्रभाव पड़ा है। और लगातार यात्री हमारे बढ़ते भी जा रहे हैं और बहुत सुगम और सुरक्षित तरीके से हमारी यात्रा चल रही है। जमीनी स्तर पर कुछ ऐसे क्या काम हुए हैं देवभूमि में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, जिस पर जनता विश्वास करे कि हाँ भाई ये काम किया, वोट आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम ढूंढने के लिए आपको कागज़ या फाइलें नहीं टटोलनी पड़ती। जिस सड़क से भी आप अभी आ रहे हैं, ये ऑल वेदर रोड है, आप भी शायद इस क्षेत्र से आते हैं। इस रोड पर मुझे याद है 2013 की आपदा के बाद जब मैं वर्ल्ड बैंक के साथ काम करती थी और मैं रिहैबिलिटेशन का काम देख रही थी, 4-4 घंटे ये जो सिल्ला और गबनी के बीच स्ट्रेच है, यहाँ पर हमको अटकना पड़ता था। यहाँ से लेकर फाटा पहुँचने में कम से कम 4 घंटे का सफ़र करना पड़ता, अगस्त मुनि से फाटा पहुँचने में। और ये रोड सिर्फ पर्यटकों के लिए नहीं है। हम हमेशा जब रोड की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पर्यटकों की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी रोड पे मैंने 110 की रफ्तार से एम्बुलेंस भी दौड़ती हुई देखी है। आज हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स जो हैं उनकी रिकॉर्ड नंबर पे भर्ती हो रही है। टीचर्स स्कूल में सुचारू रूप से आएँ, उसकी मॉनिटरिंग को सरकार ने टाइट किया। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आपको कहीं घोषणाओं में ढूंढने के लिए नहीं जाना है। आप जब गाँव में घूमेंगे तो आपको, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो हर घर नल की बात हो, बिजली पहुँचाने की बात हो, गैस कनेक्शन पहुँचाने की बात हो, ये आपको गाँव की महिलाएं, गाँव का आम व्यक्ति बता देगा कि ये भाजपा के काम है। अगर इतना विकास संभव था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? यही सवाल तो देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है कि ये विकास संभव था तो ये रॉकेट साइंस तो नहीं था कि हर महिला के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर घर में गैस होना चाहिए ताकि उनको जंगल ना जाना पड़े लकड़ी लेने के लिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए ताकि उनको समय बर्बाद ना करना पड़े, अपना स्कूल ना छोड़ना पड़े लड़कियों को पानी लाने के लिए। तो रॉकेट साइंस तो कुछ भी नहीं था। लेकिन कांग्रेस की मंशा ही नहीं थी कभी, उनका जो एक ध्येय रहा है, एक परिवार का विकास रहा है। और इस विधानसभा क्षेत्र में भी जितना मैं कांग्रेस प्रत्याशी का इतिहास जानती हूँ, उनके कार्यकाल में जितना मुझे पता है, 1 रुपए की भी उन्होंने आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से किसी को अपने क्षेत्र में नहीं दिलाई। विधायक निधि खर्च करने में वो सबसे पीछे रहते थे पूरे प्रदेश में। तो ये जो रिपोर्ट कार्ड है ये केदारनाथ की जनता जानती है और यही कारण है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो जनता इनके प्रत्याशी से पूछ रही है कि ये जब संभव था तो आपने क्यों नहीं किया। अच्छा, लेकिन जब राहुल गांधी या कांग्रेस बात करती है सनातन के विरोध में, तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी, वो तो सनातन उनके लिए एक आडंबर है, वो तो उसको मानते ही नहीं है। चुनावी समय में मंदिर याद आता है उनको, नहीं तो उनकी क्या आस्था है, क्या विश्वास है भगवान के प्रति, जो राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारने को तैयार थे, उनसे सनातन के लिए क्या उम्मीद रखना। हमें कोई उम्मीद नहीं है उनसे और ना हम उनके लिए कोई प्रतिक्रिया देना चाहते। वायनाड जा रहे हैं तो चंदन लगा रहे हैं ना वो। हाँ, तो चुनाव हो गया तो चंदन भी लगाएंगे, चंदन क्या लगाएंगे, माथा भी टेकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो हिंदू हो गए या हिंदू धर्म में उनका विश्वास आ गया। तो जितना विश्वास उनका हिंदू धर्म में है उतना ही विश्वास देश की जनता का राहुल गांधी में। नहीं, तो कांग्रेस ने तो उत्तराखंड के बारे में कभी सोचा ही नहीं ना, वो तो उत्तराखंड बनने भी नहीं शायद देना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने पहाड़ के दर्द को समझा और ये भी समझा कि जब पहाड़ में रेल दौड़ेगी, जब अच्छी क्वालिटी की सड़कें होंगी तो तीर्थयात्री भी आएंगे, पर्यटक भी आएंगे, और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो पलायन को मजबूर हो जाते हैं उनके लिए भी एक जरिया ये बनेगा। तो आपको पता है रेल और सड़क जो होती है वो एक विकास का एक रास्ता होती है, वो केवल रेल या सड़क नहीं होती है। तो कांग्रेस पार्टी के सवाल आप मुझसे कर रहे हैं लेकिन इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आपको मनोज रावत जी से पूछना चाहिए कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। मैं आशा करती हूँ कि 20 तारीख तक आप यहाँ होंगे ही, और मैं आशा करती हूँ कि मनोज रावत जी कहीं ना कहीं आपको टकरा जाएं और
जब आप उनसे मिले तो आप ज़रूर उनसे पूछिएगा कि क्या ऐसा कारण था कि जब जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, 5 साल के लिए विधायक बनाया था, तो कोई ऐसा विकास कार्य जिसको वो गिना सकें इस क्षेत्र के लिए नहीं वो कर पाए। मुख्यमंत्री कोष से 1 रुपए की भी सहायता किसी के लिए नहीं करा पाए, और आज चुनाव के लिए भी वो केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं पर निर्भर हैं। कहीं गाँव भी वो जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो विरोध हो जाएगा। आप ये सवाल ज़रूर उनसे पूछिएगा। एक सवाल मेरा आपसे है, लेकिन लव और लैंड जिहाद प्रदेश के लिए एक बड़ा खतरा पिछले कुछ समय में दिखा है, कैसे लगाम रहेगी? देखिए, लगाम तो जागरूकता से रहेगी। ये केवल सरकार का विषय नहीं है, ये समाज का विषय है, और मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ का समाज जो है धीरे धीरे इस पे जागरूक हो रहा है। पिछले दिनों उत्तरकाशी में, चमोली में, श्रीनगर में, टिहरी में जो एक जन आंदोलन हुए, वो समाज की जागरूकता दिखाते हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, तो मुझे लगता है अभी तक जितनी मज़ारें, अवैध मज़ारें जो सरकारी ज़मीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा बनाई गई थी, उसको ढाने का जो काम धामी जी ने किया है, मुझे लगता है किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। तो सरकार के स्तर पर भी काम हो रहा है और समाज में भी जागरूकता आ रही है। लव जिहाद जो हो रहे हैं उसके लिए पहाड़ की बेटियों को आपको क्या समझाना है? समझाना यही है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। एक उम्र होती है जिसमें हम थोड़े वल्नरेबल होते हैं, आसानी से बातों में आ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पार्टी, संगठन, विचार परिवार के ज़रिए लगातार बेटियों के बीच में जाने का, उनको जागरूक करने का, उनको शिक्षा की तरफ और प्रेरित करने का, ताकि वो इस तरीके के प्रलोभन में, और देखिए प्रलोभन भी क्या होते हैं, ये धर्म को छुपा के प्रलोभन होते हैं। तो एक उम्र होती है जब आप इन चीज़ों के प्रति संवेदनशील होते हैं, तो कोशिश हमारी रहती है कि अपने विचार परिवार के ज़रिए और अपने भारतीय जनता पार्टी संगठन के ज़रिए ही अपनी इन बहनों को जागरूक करने की। अच्छा, 24 में अयोध्या हाथ से निकल गया, फिर बद्रीनाथ में भी आप लोग हार गए, डर लग रहा है केदारनाथ? फैज़ाबाद लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी। उसमें अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी आगे थी, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं अयोध्या में। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेती है, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। और आज तो हम जहाँ खड़े हैं वो बाबा केदार की धरती है, और नरेंद्र मोदी जी की और करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, सनातनियों की आस्था का केंद्र है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार का आशीर्वाद हमें ज़रूर मिलेगा, और इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के साथ हम केदारनाथ जीतेंगे। यहाँ बटे हुए हैं या फिर एक हैं? हम बिल्कुल एक हैं, और इसलिए बिल्कुल सेफ हैं। उस नारे पर आप लोग अमल कर रहे हैं? बिल्कुल। ये तो हमारी, ये नारा नहीं है, हमारी सोच है, ये हमारे संस्कार हैं, ये इसको हम जीते हैं। ये नारा नहीं है हमारे लिए, तो इसीलिए हम यहाँ एक हैं और बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन विरोधी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, ये भारतीय इतिहास के सबसे बेकार नारा है। अब अखिलेश जी जिस दिन सर्टिफिकेट बांटने लग गए कि अच्छा क्या है और बेकार क्या है, और हम उनसे सर्टिफिकेट लेने लगे, मुझे लगता है राजनीति छोड़नी पड़ेगी। तो उनके बयान पे तो मैं क्या कहूँ। अरे भाई, तुम आज पूरा मतलब आज मेरा ही ग्रिलिंग सेशन करके जाओगे। अब क्यों का क्या जवाब होगा। अब अखिलेश जी हैं, पिताजी थे, दे गए गद्दी, उनको चीफ मिनिस्टर बना गए। अब जीवन में कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, तो पिताजी के रहते वो बना गए। वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए जिद कर रहे हैं, दम लगा रहे हैं, लगता है पहुंचेंगे? देखिए, अगर मम्मी से लॉलीपॉप की जिद करी होती तो वो तो मिल सकता है, लेकिन ये देश की जनता है, यहाँ जिद नहीं चलती है, यहाँ आशीर्वाद मिलता है। तो आशीर्वाद उसी को मिलता है जो उसके लायक होता है और जो उसके लिए मेहनत करता है। तो जिस दिन इतनी मेहनत कर लेंगे, शायद जनता आशीर्वाद दे दे। अभी तो कोई आसार नहीं दिख रहा है। जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं? देखिए, वो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, वो देश को जातियों में बांटना चाहते हैं। जब देश एक होता दिख रहा है, जब सब लोग अपने एक राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो आज उनके पास कोई हथियार नहीं बचा जो वो जाति का राग अलाप रहे हैं। और इन्हीं के पूर्वज जातिगत जनगणना का विरोध करते थे। तो वो जातिगत जनगणना कराना उनका एजेंडा नहीं है, जातियों में देश को बांटना और उस पर अपनी राजनीति आगे बढ़ाना, वो उनका उद्देश्य। अच्छा, आखिरी सवाल, अब राहुल अकेले नहीं रह गए, प्रियंका भी, बहन भी साथ आ गई है, चुनाव मैदान में आ गई हैं। मतलब पूरी तरीके से राजनीति में एंट्री हो गई है ऑफिशियली, तो अब 2 हो गए। आप अभी बोल रहे हो, मैं तो 10 साल से सुन रही हूँ कि उनकी एंट्री हो गई। वो ऑफिशियल अब हुई कि चलो चुनाव लड़ रहे हैं। अब भाई बहन है, आप लोग को 2 लोगों से लड़ना है, एक से नहीं। अरे भाई हो, बहन हो, माता जी हो, कोई भी हो, हमारी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। एक परिवार से लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और वो भी वो परिवार जिसको देश नकार चुका है। मतलब याद होगा आपको कि राहुल गांधी यहाँ से हारे थे, अमेठी से, तो वायनाड चले गए थे।
अब 2 जगह से चुनाव लड़े, तो अब बहन को गिफ्ट में वो सीट दे दी है, तो वायनाड की जनता भी कहीं ना कहीं तो पूछ रही होगी कि हमसे जो वादे किए थे तुमको हमने नेता चुना था, अब तुमने किसी और को बना दिया, और ऐसे व्यक्ति का जिसका राजनीतिक अनुभव शून्य है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव शून्य है, तो ऐसा व्यक्ति जब संसद में जाएगा, मतलब पूरा अपना जो एक सक्रिय जीवन होता है ना, जब इंसान प्राइम में होता है, काम करता है, उस समय वो राजनीति से बहुत दूर थी। आज वो गांधी सरनेम है, वाड्रा सरनेम है, तो वो सीधा चुनाव लड़ रही है। मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चिंता का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थी हमारे साथ नेहा जोशी, बीजेपी की नेता। बाकी चर्चा कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएगा। बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।